हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? हम क्लास 7 के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 के बारे में। हमने इसमें कुछ कवर कर लिया, कुछ हमारा बचा हुआ है। राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था किस तरीके से राजा स्वतंत्र हो, लोग सामंत स्वतंत्र होकर राजा बनते हैं और किस तरीके से अनुष्ठान कराते हैं, किस तरीके से वो क्षत्रिय बनते हैं, किस तरीके से ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी जाती है और उस भूमि में क्या क्या दिया जाता है और उनको किस पर उल्लिखित करवाया जाता है ताम्रपत्रों पर। बहुत सारी बातें हम कर चुके थे। ठीक है, जैसे कि हम राष्ट्रकूट राजा के बारे में भी पढ़ चुके थे, जो कि चालुक्यों के अधीन थे। उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चालुक्य राजाओं के अधीनता स्वीकार नहीं की थी राष्ट्रकूटों ने। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। दूसरा हमने जो बात की थी वो हम राज्यों में प्रशासन कैसा होता था वो भी हम बात कर चुके हैं। महाराजा धीराज कैसे थे, त्रिभुवन चक्रवर्ती किस तरीके से बनते थे, हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। 400 कर के बारे में भी आपको बेटी कर और कदमाई कर के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ये दो कर थे दक्षिण में, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान क्या कहती हैं, प्रशस्तियां किसके बारे में लिखी जाती थी, प्रशस्तियां कवि और ब्राह्मण लिखते थे किसके बारे में, राजाओं के बारे में, और क्या क्या कैसे कैसे लिखते थे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी है वो अपनी लास्ट क्लास देख लेगा। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो त्रिपक्षीय संघर्ष रहेगी। काफी क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो सी टेट पेपर 2 हो जो सितंबर 2026 में आने वाला है अभी, और चाहे वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जीके जीएस हो, चाहे वो ऑल टीचिंग्स एग्जाम्स हो। इस हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या एनसीईआरटी पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। आप कोई भी बुक्स, किसी भी ऑथर की बुक्स आप पढ़ते हैं उससे पहले आप, और कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी मस्ट। ठीक है, राइट। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से राजा यहाँ पर शामिल हुए थे और किस किस के क्षेत्रों पर वो अधिकार करना चाहते थे, कौन कौन सी एरियाज आते थे उनके बीच में। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय ही क्यों बोला गया, चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। मतलब कि राजवंश एक आधार था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। मतलब जो शासक थे वो क्या करते थे, बहुत शक्तिशाली शासक थे तो वो क्या करते थे ना, एक दूसरे के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि काफी जो क्षेत्र थे वो उपजाऊ क्षेत्र थे, वहां से कर काफी अच्छा मिलता था, समृद्ध एरिया थे। ठीक है, तो इसलिए क्या करते थे, ये ना क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे एक दूसरे के क्षेत्रों पर। उनमें से हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र जैसे गंगा घाटी में कन्नौज शहर। इसमें काफी बात आती है कि कन्नौज, ये जो है ना गंगा घाटी में जो कन्नौज नगर है, इसको लेकर क्या बात होती है, इसके ऊपर क्या चर्चा मिलती है हमें। देखिए, आप ध्यान से पढ़ते रहिए क्वेश्चंस को। मैंने पिछली बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्लास 6 में मैं आपको पढ़ा चुकी थी, क्लास 7 में मैंने इससे लास्ट वाली क्लास में पूछा था कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, जबकि मैंने क्लास 6 में आपको पढ़ाया था। तो किसी ने भी मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो मैंने बताया था कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन आप लोग भूल गए उसको। ऐसे नहीं होता है, ध्यान से पढ़िएगा। एनसीईआरटी जब तक हम नहीं पढ़ेंगे किसी भी इतिहास की बुक्स को सॉल्व नहीं कर सकते और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम में पीवाईक्यू और आप लगा तो लेंगे, टीचर्स आपको पढ़ाएगा, आप लगाते चलेंगे, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीवाईक्यू से आप बोलेंगे हाँ हमने तो ये इतने क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे नहीं होता। फिर एग्जाम में जाके आपके क्वेश्चन के आंसर बहुत कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना चैप्टर्स को अच्छे से रीड नहीं करते। जब टीचर्स आपको पढ़ाता है तो आप ध्यान नहीं देते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब भी करते रहें क्लास को, जिससे कि बाकी बच्चों को भी क्लास मिलेगी। सब्सक्राइब कर लो और उससे आपको क्या होगा, बेल आइकन प्रेस करने पर कि आपको आने वाली जितनी भी क्लास होंगी मिलती रहेंगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई चार्जेस नहीं है, बस पढ़ते रहिए ध्यान से। बस मैं आपसे ये सुनना चाहती हूँ कि मैम ने मुझे पढ़ाया तो मेरे क्वेश्चन के आंसर इतने आए, मुझे इतने इसमें मैंने आंसर इतने सॉल्व कर लिए मैम ने जब पढ़ाया, तो मुझे बस इतनी बात की बहुत खुशी होती कि आपका एग्जाम क्रैक हो, आपका एग्जाम निकले। ठीक है, इतिहास की बात कर रही हूँ मैं अपने सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में आता है हमारा गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ठीक है, क्या गंगा घाटी में कन्नौज नगर। देखिए, गंगा घाटी में कन्नौज नगर में आपको एक मैप, ये जो मैप दे रखा है इसमें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अभी फिर मैं दिखा देती हूँ। देखो ये रहा, ये गंगा नदी है ना, ये कन्नौज है।
ये गंगा नदी है, कन्नौज है। यहाँ पर कितने सारे शासक हैं, देखो चाहमन हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, परमार हो गए, चंदेल हो गए, ये सब आसपास है। और गंगा नदी की जो एरिया है, ऑब्वियसली आपने पढ़ाया मैंने, तो आपको पता होगा कि जो जहाँ पर भी जब नदी होती है ना, तो वहां का जो आसपास का एरिया होता है ना, बहुत उपजाऊ होता है, समृद्ध एरिया होता है। तो जितने भी ये जो शासक थे ना, आपस में लड़ झगड़ रहे थे इसकी वजह से, क्योंकि ये समृद्ध एरिया था। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने बता दिया कहाँ पर है ये, क्योंकि टॉपिक में बीच में फिर बताती हूँ तो फिर डिस्टरबेंस होता है। चलिए, अब हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या था? ये ब्राह्मण था, जिस तरीके इसने इसने कैसे अपने राज्य को स्थापित किया था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये जो तीन शासक, ध्यान रखिए कौन कौन से। गुर्जर प्रतिहार, कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार नंबर 1, और नंबर 2 राष्ट्रकूट, और नंबर 3 आपके पाल वंश। ये तीन हो गए, आपके तीन शासक हो गए। ध्यान रखिएगा, गुर्जर, राष्ट्रकूट, पाल। गुर्जर राष्ट्रपाल, गुर्जर राष्ट्रपाल, ऐसे याद कर लीजिए, गुर्जर राष्ट्रपाल। ठीक है, ये तीन शासक हो गए, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हैं तीन शासक, गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, तो ये क्या थे? ये वंशों के जो शासक थे, सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कन्नौज नगर तो गंगा घाटी का कन्नौज नगर है, ये आपस में क्या थे ना, इसके नियंत्रण को लेकर लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष से की। क्वेश्चंस बनता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल थे, तो आपका आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। और ये किसके नियंत्रण को लेकर लड़ते रहे थे? गंगा घाटी के कन्नौज नगर को। कौन सी घाटी का? गंगा घाटी की। कौन सा नगर? कन्नौज नगर, राइट। तो इसलिए इतिहासकारों ने एक तरीका बनाया कि ना इसको त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया जाए। त्रिपक्षीय मतलब होता है तीन लोगों के बीच लड़ा गया संघर्ष, राइट। समझ गए आप ना, ये ध्यान रखिए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, पाल क्या था ना, बाद में, छोटा है तो पाल बाद में। देखो, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, मैं ट्रिक से समझाती हूँ। देखो, गुर्जर हो गया, ये गुर्जर, ये बड़ा नाम है तो पहले नंबर पे आएगा, भैया बड़ा आदमी है तो पहले नंबर पे आएगा। फिर थोड़ा सा छोटा हो जाता है राष्ट्रकूट, फिर उससे छोटा हो जाता है पाल। देखो ऐसे याद कर सकते हैं। तो बड़ा कौन सा? गुर्जर प्रतिहार, फिर से छोटा राष्ट्रकूट, फिर से छोटा पाल। ठीक है, तो ये कैसे लड़ते थे, ये थी इनकी लड़ाई। और क्या था इसमें? शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। मतलब क्या किया इन्होंने? इन्होंने जगह जगह पर अपने नाम से, अपने राजा जो हुए थे इनके, अपने नाम से इन्होंने क्या किया, मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाया क्योंकि वहां पर ना काफी संपदा इकट्ठी होती थी लोगों के द्वारा, संसाधन मिलते थे वहां पर, है ना इनको। और इनका प्रदर्शन भी होता था कि इस राजा का ये मंदिर है, तो ये शक्तिशाली बनते थे उससे। ठीक है, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। बिल्कुल, जब इनके मंदिर होंगे, गुर्जर प्रतिहार के मंदिर, राष्ट्रकूट के मंदिर, पाल वंश के मंदिर, है ना, आगे बताऊंगी मैं कौन कौन से मंदिर बने हैं इनके नाम से। तो क्या करते थे ना ये, आपस में ना मंदिरों को भी निशाना बनाते थे। इसलिए बनाते थे क्योंकि उसमें काफी संपदा इकट्ठी हुई होती थी, काफी संसाधन मिलते थे। तो इसलिए ना वो एक दूसरे पे हमला करते थे, और मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। उन्होंने पहले कन्नौज नगर को तो बनाया जो समृद्ध एरिया था, और फिर मंदिरों को भी बनाया उन्होंने अपना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अफगानिस्तान का गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। भाई इसको भनक लग गई, किसको? अफगानिस्तान का। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजनी का महमूद ये कहाँ का रहने वाला था? ये अफगानिस्तान का था, राइट। और ना इसको ना एक भनक लग गई, भाई देश से देश विदेश लोग आना जाना तो करते थे, आयात निर्यात होता था, व्यापार चलता था। तो क्या होता था ना, मतलब दक्षिण से काफी व्यापार चलता था। मैंने बताया आपको एक न्यूज उसमें, क्लास में। तो दक्षिण का व्यापार भी बहुत काफी चलता था। तो क्या होता ना, अफगान का एक गजनी का महमूद था,
गजनी का महमूद था, अफगानिस्तान के गजनी का महमूद एक ऐसा ही शासक था, उसको भनक लग गई मंदिरों में काफी संपदा इकट्ठी हो गई है, तो उसने एक रणनीति बनाई भारत आने की। ठीक है, उसने क्या किया, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। मतलब हमारे भारत पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 17 बार आक्रमण किसने किया था? गजनी ने क्या किया था? 17 बार आक्रमण किया था। अफगानिस्तान का रहने वाला था। और किस सन बीच आया था ये? 1000 से 1025 के बीच में इसने 17 बार भारत को लूटा था। क्यों लूटा था इसने? इसने क्या किया था? उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बड़ा हिस्सा गजनी में एक व्यवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक है, कहने का मतलब इसको भनक लग गई, भारत में आया। कब आया? 1000 से 1025। मैंने पहले आपको बताया कि जो चैप्टर में पढ़ रही हूँ, क्लास 7 आपको पढ़ा रही है, जो चैप्टर सेकंड चैप्टर, इसमें हम बात कर रहे हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। तो उसी बीच में कहने का मतलब 1000 से 1025 के बीच 17 बार आता है भारत में और आक्रमण करता, और आक्रमण करने पर किसको निशाना बनाता है? मंदिरों को, जो संपन्न मंदिर थे। उसमें से एक मंदिर था गुजरात का सोमनाथ मंदिर, उसको लूटा इसने। और यहाँ से लूटने के बाद काफी धन संपदा इकट्ठी करके ये गजनी ले गया। और जब ये गजनी ले जाता है, महमूद जब गजनी ले जाता है, अफगानिस्तान की गजनी में जब ये ले जाता है, तो इसने एक बहुत आलीशान राजधानी का निर्माण करवाता है उस पैसे से। कहने का मतलब है हमारे देश के जो, हमारे भारत के जो राजा थे, जैसे गुर्जर और गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालवंश, ये जो कुछ राजाएं थे, इन्होंने मंदिर बनवाए थे, बहुत संपदा इकट्ठी हो गई थी इनमें, तभी तो ये आपस में लड़ते थे। बाहर के लोगों को भी भनक लग गई, 17 बार लूटा भाई, उसमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, वहां से बहुत ज्यादा इसको संपदा मिली। भाई इसने अपने देश में जाके, अफगानिस्तान में जाके एक सुंदर राजधानी का निर्माण करवा दिया, राइट, स्टोरी की तरह बता दिया। अब आते हैं युद्ध। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान का। ठीक है, किस सन में? 1000 से 1025 के बीच में, राइट। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। किस मंदिर को लूटा था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर को। 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चहमान का मतलब होता है चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। अब युद्ध करने वाले ना, अब अभी तक तो ये थे गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पल्लव थे। ठीक है, मैंने बताया ट्रिक से याद कर लो तीनों को। चौथे भाई ये चौहान भी आ जाते हैं। इनका क्या था? इनका जो, उन तीनों का एरिया जो था वो था गंगा घाटी का, कन्नौज नगर। ठीक है, अब इनका क्या था? जो चौहान थे, इन्होंने क्या किया, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। कहाँ करते थे? क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौहान कहाँ पर शासन करते थे? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ठीक है, उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। ये किस तरफ मुड़ गए थे? ये इस तरफ मुड़ गए थे, पश्चिम और पूर्व में इन्होंने अपना अपने जो शासन को बढ़ाना चाहा, अपने विस्तार को बढ़ाना चाहा। ये दिल्ली और अजमेर तक सीमित थे पहले, फिर उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाना चाहा, अपने शासन को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहा, मतलब पश्चिम और पूरब की और नियंत्रण करना चाहा इन्होंने, पश्चिम और पूरब की ओर। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर? पश्चिम और पूरब की ओर इन्होंने बढ़ना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। अभी जैसे ही बढ़ते हैं भाई पश्चिम और पूरब की ओर, तो जैसे पश्चिम में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? गुजरात के चालुक्य से इनका सामना होता है, चौहानों का। चौहानों का क्या होता है? जब ये पश्चिम में बढ़ते हैं तो गुजरात के चालुक्य से इनका सामना होता है। पश्चिम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मतलब उत्तर प्रदेश में जब पश्चिमी एरिया है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में इनका गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ती है भाई। भाई दो लोगों से इनको टक्कर लेनी पड़ी, गुजरात के चालुक्य से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से। चालुक्य और गहड़वालों से इनको क्या करनी पड़ी? टक्कर लेनी पड़ी भाई। अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते थे। पहले तो ये दिल्ली अजमेर तक सीमित थे, फिर उन्होंने क्षेत्र को बढ़ाना चाहा पश्चिम और पूर्व की ओर। तो पश्चिम में गुजरात में इन्हों किससे सामना करना पड़ा? चालुक्य से करना पड़ा, चालुक्य शासकों से। ठीक है, चालुक्य शासक मैंने पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, पुलकेशिन द्वितीय बहुत शक्तिशाली था, जिसने क्या था, हर्षवर्धन को रोका था। नर्मदा नदी के तरफ जब बढ़ रहा था हर्षवर्धन, तो उसने पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। तो वही उनमें से ही चालुक्य राजाओं ने कुछ ने क्या किया था, यहाँ इनसे टक्कर लेनी पड़ी थी। मतलब चौहानों ने यहाँ से टक्कर ली थी गुजरात के चालुक्य से, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घेड़ वालों से, 2 राज्यों से।
समान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों मारा गया। क्या जब तक चौहान शासक में एक शासक था जो था पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पे कंफ्यूजन बड़ी होती है, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज क्या, तो पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक था ये। तो जैसे ही इसने क्या करा, 1168 और 1192 की बात है, इसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासन को 1191 में हराया। जब तुर्क शासक भारत की तरफ बढ़ रहे थे ना, ये आया मोहम्मद गोरी आया जब भारत की तरफ, ये तुर्की था। मोहम्मद गोरी कौन था, तुर्की था, ठीक है, तुर्की था भाई। भारत में उस समय क्या था, संपदा इकट्ठी हो रही थी, जगह जगह से लोग आ रहे थे, भारत की तरफ आकर्षित हो रहे थे। अभी तो क्या था ना, अभी तो महमूद आया था, गजनी का महमूद आया था, जिसने गुजरात के सोमनाथ को लूटा। अब क्या है ना, अब इधर ये मोहम्मद गौरी जो आता है, ये तुर्की है। जैसे ही भारत की तरफ आता है तो ये पृथ्वीराज चौहान से इसका सामना होता है ना। तो 1191 में ये पृथ्वीराज चौहान क्या होता है, मोहम्मद गौरी को हराता है। उसके बाद अगली साल 1192 में ये मोहम्मद गौरी के हाथों मारा जाता है। कौन, पृथ्वीराज तृतीय मारा जाता है 1192 में, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर हमने पहले पढ़ा क्वेश्चंस को कैसे आप लगा सकते हैं। जैसे कि प्रत्याहार और राष्ट्रकूट और पालवंश का जब जिक्र आता है, तो हम जिक्र करते हैं महमूद गजनवी, महमूद के बारे में हम बात करते हैं। गजनी का महमूद गजनबी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो महमूद के बारे में बात करते हैं, महमूद आता है इनके समय में। और जब हमारे दूसरे जो हमारे शासक आते हैं, चौहान के समय चौहानों को किससे सामना करना पड़ा, चौहान को करना पड़ा मोहम्मद गौरी से, जो तुर्की था, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया कि चौहान शासकों का जो एरिया था अजमेर और दिल्ली था, और वो उनकी लालसा थी, वो पश्चिम की तरफ भी बढ़े, पूर्व की तरफ भी बढ़े। पश्चिम में चालुक्य, मतलब गुजरात के चालुक्य से सामना करना पड़ा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़ वालों से सामना करना पड़ा। लास्ट में फिर मोहम्मद गौरी जब आया, भारत की तरफ बढ़ा है, धन संपदा देखकर वो आया है तुर्की, तब फिर पृथ्वीराज तृतीय को उससे सामना करना पड़ा। 1191 में उसको हराया, और 1192 में बेचारे खुद हार गए, ठीक है। और उनके हाथों हार गए थे कौन, पृथ्वीराज तृतीय, ये चौहान शासक थे। तो इस तरीके से आज क्लास में मैंने आपको बताया त्रिपक्षीय संघर्ष। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चोल राज्य। ये सब मैं ना एकदम मिक्स नहीं कर रही हूँ आपको, अगर मिक्स कर दूंगी ना सारा, तो तभी इतिहास समझ में नहीं आता, और इतिहास से क्वेश्चंस पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाती है। मेरी क्लासेस इतनी बेनिफिशियल क्यों हैं, लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं मेरी क्लास को, क्योंकि मैं चैप्टर को एक बार में लेकर नहीं आ रही, चैप्टर वाइज लेकर आ रही हूँ, और उसको कहानी की तरह समझा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आगे का जो टॉपिक है चोल राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी हमारे दक्षिण शासक हैं, चोल शासक। आज के हमने टॉपिक में पढ़ा, हमने गुर्जर प्रत्याहार राजपूत गोपाल वंश, और हमने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे चोल शासक के बारे में। काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, देखेंगे हम इस क्लास के बारे में। अपना लक्ष्य बनाए रखें, आगे की तरफ बढ़ते रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें, टाइम टेबल बना लें पढ़ने का, सुबह शाम आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मैं मानती हूँ कि टाइम टेबल बनाने से कभी हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार टाइम टेबल बना के रख ले, जरूरी नहीं कि हम फिक्स टाइम टेबल पर पढ़ते हैं। एक अनुमान लगा के, आइडिया लगा के हम उस वक्त कॉपी लेकर बैठ जाते हैं, टेक्स्ट बुक लेकर हम पढ़ने लगते हैं, जो भी फोन के थ्रू, टेक्स्ट बुक के थ्रू, जो भी। तो हमारा एक ना पूरा शेड्यूल रहता है दिन का, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम रात को लेटते हैं कि आज हमने इतनी मेहनत की, इतना पढ़ा, तो काफी अच्छा सुकून मिलता है हमें, ठीक है। तो चलिए, कोई भी मोटिवेशन मैम से आपको चाहिए तो मोटिवेट करेंगी मैम आपको, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।